नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, या जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी कहते हैं। देखिए, आपके और जो दूसरे टॉपिक्स हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़ते हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसको बिल्कुल सिंपल से सिंपल, सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये 2 वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसकी 3 जो मेथड्स हैं उनमें से फर्स्ट मेथड हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड है जो करंट परचेज प्राइस मेथड जिसको बोला जाता है, CPP मेथड जिसे बोला जाता है, उसको हम इसमें पूरा कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो दोनों मेथड्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये उठ रहा होगा कि भाई ये अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये होती क्या है। तो देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए। मान लें आपने कोई मशीन खरीदी या कोई भूमि खरीदी, कोई ज़मीन आपने खरीदी। कितने की खरीदी? मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की आपने परचेज करी थी, 1 लाख रुपीज़ की आपने उसे परचेज किया था, ठीक है। अब लैंड पर डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं, तो आपने अपनी बुक्स में कितने का दिखा रखा होगा उसको? ऑब्वियसली 1 लाख रुपए का ही दिखा रखा होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो ज़मीन हमने खरीदी थी ये 5 साल पहले खरीदी थी, क्या जो ज़मीन आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदी थी आज वो 1 लाख रुपए में ही मिल सकती है? आपका जवाब होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका होगा। तो आज ये 1 लाख रुपए की नहीं दिखा रखी हो, आज ये 1 लाख रुपए की नहीं हो सकती। जबकि हो सकता है बुक्स में तो आपने इसको 1 लाख रुपए का ही दिखा रखा हो, क्योंकि बुक्स में तो जो असेट्स होती है उसमें जो चेंज है वो किस वजह से आता है कि अगर वो डेप्रिशिएबल असेट्स है तो उसमें से डेप्रिशिएशन की वैल्यू घटा दी जाती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं, यानी कि जितने में खरीदी, चाहे वो आज उसकी एक्चुअल प्राइस उससे कम है ज़्यादा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जितने की हमने खरीदी थी, ठीक है, उसमें से जितना डेप्रिसिएशन बनता है उस डेप्रिसिएशन को हमें घटा देना है। अगर उस पर डेप्रिशिएबल असेट्स है, अगर उस पर डेप्रिसिएशन लगता है तो, और उसको हमें बुक्स में दिखाना है। लेकिन क्या वो आज अपना जो उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए उसको रियल में रिप्रेजेंट कर पा रही होगी? हो सकता है इसकी वैल्यू आज की डेट में 10 लाख रुपए हो गई हो। तो अगर हम 10 लाख रुपए की चीज़ को अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए की दिखा रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस की जो पिक्चर है, ठीक है, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हम लोग कर पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। तो जो आपका जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग है, ठीक है, प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब यही है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लाइक बैलेंस शीट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट आप बनाते हैं, जिसे आजकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है, तो वो जो आप बना रहे हैं उसमें जो भी आइटम्स हैं उनको आप जो बदले हुई कीमतें हैं उनके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें और फिर उस नए मूल्य पर, नई वैल्यू पर आप उन्हें शो करें, ठीक है। तो उसे ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज या प्राइस लेवल अकाउंटिंग। अब ज़्यादातर आपको पता है कीमतें ऊपर की तरफ ही होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन ही मिलती है, डिफ्लेशन तो रेयर केस में मिलता है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्योंकि ज़्यादा मिलती है, ठीक है, प्राइस लेवल चेंज में दोनों चीज़ें शामिल हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी, डिफ्लेशन अकाउंटिंग भी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अमूमन होता इन्फ्लेशन ही है, अमूमन प्राइस ऊपर की तरफ ही होते हैं, इसलिए हम इसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोल देते हैं। अदरवाइज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ जो अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज या प्राइस लेवल चेंज अकाउंटिंग। अब देखिए, समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। आपके लिए मैंने जैसे लिखा है इसमें कि इट इज़ ए मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन प्राइस लेवल, कि आपकी कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है उनको शामिल करना, इनकॉर्पोरेट का मतलब उसे शामिल करना,
ठीक है। मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस इन प्राइस लेवल इन अकाउंटिंग सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन डिपिक्ट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर। डिपिक्ट्स मतलब प्रदर्शित करें, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पिक्चर दिखा पाए उसकी, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए जो एक्चुअल में आज होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ जो आपकी असेट्स और लायबिलिटीज़ जो होती है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनके करंट प्राइस पर दिखाते हैं, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि हेयर दी assets, liabilities and all other items are shown in financial statement at their current price rather than historical cost। और इससे होगा क्या, जो हम बात कर रहे थे कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो आपकी वित्तीय स्थिति है उसका सही ढंग से हमें पता चल सके, सही उसका प्रदर्शन हो सके। ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज़ को हिंदी में भी दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। तो लाभ हानि, वही जो मैंने आपको बताया कि लाभ हानि खाते में स्थिति विवरण में जो भी आइटम्स दिखाई गई है, ठीक है, उनको उनके मौद्रिक मूल्य जो है, जो हिस्टोरिकल रूप में दिखाया गया है, उस हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाने के बजाय, ऐतिहासिक मूल्यों पर दिखाने के बजाय आज का जो वर्तमान बाजार मूल्य उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है। और इसके लिए सभी के अंदर आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाता है ताकि वो वर्तमान बाजार मूल्य को प्रदर्शित कर सके। ठीक है। तो ये जो आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, इसमें कोशिश ये होती है कि हमारी एक्चुअल पोजीशन जो आज होनी चाहिए उसको प्रेजेंट किया जा सके, यानी कि ट्रू एंड फेयर, सच्चा एवं उचित प्रदर्शन किया जा सके। आगे बढ़ें तो देखिए, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वैसे तो हम बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही बनाते हैं। आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी पढ़े होंगे और उधर भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी अकाउंट्स हैं वो कॉस्ट बेस पे बनाते हैं, यानी कि आपने जितने की चीज़, मशीन आपने जितने की खरीदी थी, तो जितने रुपए का खरीदा वो बिल कितने रुपए का आया हुआ है आपके पास, आपने उसको उतने रुपए में ही एंट्री की होगी, उतने रुपए में ही अपने बुक्स में दिखाया होगा। और फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन आप जिस तरह से चार्ज करते चलेंगे वो घटाते चलेंगे। लेकिन उसमें कमियां क्या है, क्या ज़रूरत है हमें आज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज करने की। ठीक है। तो पहली बात आप देख रहे हैं मिसलीडिंग रिजल्ट्स, भ्रामक परिणाम, यानी कि अब वही बात है कि आपने कोई एक चीज़, कोई एक असेट्स आपने कभी खरीदी थी और वो 20 लाख रुपए की दिखा रखी है। ठीक है। हो सकता है आज उसकी वैल्यू 20 लाख हो ही ना, आज उसको जब हम मार्केट से ख़रीदें या उसको कहीं बेचें तो 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू मुश्किल से हो। तो अब जिस असेट्स की वैल्यू 2 लाख है उसको आपने 20 लाख रुपए दिखा रखा है, तो यानी कि ये तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का। और इसी तरह से अगर कोई वैल्यू, कोई एसेट्स अगर आपकी 25 लाख की आज होनी चाहिए और उसको आपने 5 लाख रुपए की दिखा रखा है, तो ये भी गलत है। यानी कि इससे कंफ्यूजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और ये एक बड़ी लिमिटेशन है इसकी। ठीक है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि इसको आज वाले प्राइस पर दिखाया जाए। इसी तरह से जो पूंजी की क्रय शक्ति में कमी, डेटीरिएशन इन परचेजिंग पावर ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए कोई आपने एक मशीन ली थी और वो 50 लाख रुपीज़ की ली थी। ठीक है जी। अब आपने सोचा कि इसका लाइफ है 5 ईयर्स। ठीक है, समझने के लिए। और मान लो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो और आपने सालाना 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। अब 5 साल बाद क्या आपके पास जो, अब आप जो डेप्रिसिएशन के रूप में अपने प्रॉफिट में से जो राशि घटा रहे हैं, यानी कि एक तरह से नई मशीन खरीदने के लिए जो रिजर्व बना रहे हैं, वो 50 लाख रुपीज़ का हुआ, तो क्या 5 साल बाद ये 50 लाख रुपीज़ सफिशेंट होंगे आपको नई मशीन खरीदने के लिए? शायद नहीं। हो सकता है कि जब 5 साल बाद इस मशीन को बदलें तो नया जो मॉडल है वो 60 लाख रुपीज़ का आएगा। तो यानी कि तब तो आप क्या है कि इस फंड से उस असेट्स को खरीद ही नहीं पाओगे, यानी कि आपकी जो क्रय शक्ति है पूंजी की उसमें कमी आ सकती है। फिर इसी तरह से जब आप असेट्स को उसके हिस्टोरिकल वैल्यू पर दिखाएंगे तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी किस पर लगेगा, हिस्टोरिकल वैल्यू पर। ठीक है। और कम डेप्रिसिएशन जब लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन जब लगेगा, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन कम घटा तो प्रॉफिट ज़्यादा। लेस डेप्रिसिएशन यानी कि मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट अधिक। और प्रॉफिट ज़्यादा होने का मतलब
अधिक लाभ तो अधिक टैक्स, अधिक डिविडेंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इन्फ्लेटेड प्रॉफिट जो हैं धीरे धीरे आपकी पूंजी को खाना शुरू कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसकी कमी है। आगे बढ़ें कि डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, कोई एसेट्स किसी वक्त की खरीदी हुई है, कोई किसी और वक्त की खरीदी हुई है, कोई लायबिलिटी किसी और टाइम पर इनकर्ड हुई थी, तो ये सब अलग अलग टाइम पर ली हुई है और उस टाइम जितना वैल्यू था आज हो सकता है उनकी वैल्यू उससे कम हो, ज़्यादा हो। तो जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमाया था और आज 5 साल बाद आप 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हमने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, नहीं, क्योंकि उस टाइम जो 50 लाख रुपए आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम के 50,000 रुपये ज़्यादा थे, आज के 50,000 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं है। तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है, लेकिन ये इससे पता नहीं चलेगा। तो अलग अलग वक्त के प्रॉफिट में कंपैरिजन करने में ये हेल्पफुल नहीं होते, जो मॉनेटरी रिजल्ट्स जो आप निकालते हैं, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर आप फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से देखिए, बिजनेस की जो सही क्षमता है कि प्रॉफिट मेकिंग, इसकी जो पोजीशन कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, उसको भी आप सही ढंग से नहीं बता सकते, ठीक है ना। और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि माल का मूल्यांकन। आपको पता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इन्वेंट्री जो होती है उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट या मार्केट प्राइस दोनों में जो हो कम, ठीक है। मान लीजिए आपने ख़रीदा था 1,00,000 रुपए का, आज मार्केट वैल्यू उसकी 90,000 रुपये की है, तो कितने में दिखाओगे, 90,000 पर। और आज मार्केट वैल्यू 1,90,000 रुपये होगी तो कितने के दिखाओगे, 1,00,000 पर, दोनों में जो कम है। तो इससे भी एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आती। भाई जब आज की पोजीशन देखनी है तो आज जो प्राइस है उसी पर दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ चलते हैं कॉस्ट मार्केट प्राइस दोनों में जो कम हो, ठीक है। रूढ़िवादिता का सिद्धांत वहाँ पर काम करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी तैयार होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे उस जो है सही प्रदर्शन नहीं कर पाती, ठीक है। तुलना में हमें समस्या होती है और इस वजह से हम कहाँ जाते हैं, इस कारण से फिर हम अप्रोच करते हैं कौन सी, ये जो नई अकाउंटिंग टेक्निक्स है, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंज, ठीक है, या प्राइस लेवल अकाउंटिंग। तो देखिए, मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको बताया, इसकी 3 विधियां हैं। एक होती है करंट परचेजिंग पावर मेथड, जिसे CPP मेथड बोलते हैं, इसको इसी वीडियो में कवर करेंगे। दूसरी होती है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, CCA मेथड जिसको बोलते हैं, वर्तमान लागत लेखांकन विधि। एक्चुअल में तो 2 ही विधियाँ होती हैं। तीसरी विधि होती है कि इसमें कुछ गुण इसके ले लिए जाते हैं, कुछ इसके, यानी कि दोनों का मिक्सचर, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है मिश्रित विधि, ठीक है। तो इन बाकी दोनों विधियों को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे सिर्फ इस करंट परचेजिंग पावर मेथड को। अभी करंट परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं। करंट परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे आप इनकम टैक्स में जब आप क्वेश्चन करते होंगे, कैपिटल गेन आप निकालते होंगे, ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जब असेट्स की जो सेल प्रोसीड्स होती है उसमें से जो आप कॉस्ट घटाते हैं तो उस कॉस्ट को इंडेक्स करते होंगे ना। इंडेक्स क्यों करते हैं कि भाई ये हमने खरीदी थी 5 लाख की, लेकिन 5 लाख की खरीदी थी भाई 20 साल पहले, तो आज वैल्यू कितनी है, आज क्या उसकी वैल्यू 5 लाख ही थोड़ी होगी, तो आज के हिसाब से उसको आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक वही काम हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करने वाले हैं देखिए, इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले मैं बता दूं कि किस तरह से करते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसी ले लिया है, देख, ठीक है, कि ए लैंड वाज परचेज इन ईयर 2014-15, 2014-15 में आपने कोई ज़मीन खरीदी, कितने रुपए की है, 2 लाख है भाई, 3 जीरो इधर गलती से लिखी गई, 2 लाख, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया एक्चुअल में। 2 लाख रुपीज़ की हमने लैंड परचेज की, ठीक है। और जिस वक्त खरीदी उस 2014-15 का इंडेक्स जो था 240 था, ठीक है। इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है आपका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए 2018-19 की अगर मैं बात करूं, उसमें हमने जाकर उसको बेचा, 2018-19 का इंडेक्स 280 है।
अब इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें आपको इंडेक्स वैल्यू खुद दे रखी होती है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें 2018-19 का इंडेक्स फैक्टर है 280। तो आज इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप कैसे करते थे कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाई आज बेचा है उसको तो 280 और डिवाइड बाई जब खरीदा तब कितनी थी 240, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए यही मैंने किया हुआ है, 2 लाख इंटू 280 डिवाइड बाई 240, तो 2,33,333 ये इसकी कन्वर्टेड वैल्यू है, ठीक है। आपको दिमाग में एक थोड़ी सी पिक्चर बन जाए इस मेथड में हमें अल्टीमेटली करना क्या है, इसलिए मैं पहले ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में और भी बातें करेंगे। तो ये कन्वर्टेड वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ज़रा देखिए आप अगर गौर करें तो ये 2 लाख रुपए उस मशीन की वैल्यू थी, ये 280 क्या था कि जो इंडेक्स जिस वक्त हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कब आके कर रहे हैं 2018-19 में, तो 2018-19 का इंडेक्स, और 240 क्या है कि जब हमने ली थी खरीदी थी उस टाइम का इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसका भाई ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा भी है। सो द कन्वर्टेड वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई करंट ईयर इंडेक्स, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट जैसे कि ये आपकी 2 लाख, ठीक है, करंट इंडेक्स जैसे कि ये 280, और फिर क्या है एक्विजिशन ईयर इंडेक्स, जिस वक्त खरीदी थी उस वक्त का इंडेक्स वो है 240, ठीक है। अब यहाँ भाई एक बात और समझने लायक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ज़रूर समझ लें, ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। जब हमारे पास डेट दे रखी होती है कि भाई ये कब ख़रीदा, तब तो हम इस ऐसा कर लेंगे भाई वर्ष के शुरू में ख़रीदा था, ठीक है, वर्ष के शुरू का इंडेक्स ले लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर आइटम बाय आइटम ये नहीं लिखा होता कि इस डेट को ख़रीदी हुई थी, सब मिक्स हो जाती है। मान लो आपने परचेज ही की है, अब परचेज साल भर चल रही होती है, सेल्स है वो भी साल भर, पूरे साल भर के दौरान चल रही होती है। तो अब आप क्या करेंगे उस केस में, आप क्या करेंगे उस केस में, आपको करना क्या चाहिए, उस केस में आपको एवरेज ले लेना चाहिए। एवरेज का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लो सेल्स है, परचेज है, ऐसी आइटम जो थ्रू आउट द ईयर चल रही है। जब आप ईयर एंड में आपके पास सेल्स मान लीजिए 15 लाख रुपीज़ की है, तो आप मुझे बताइए कि 15 लाख रुपए आपने कब की थी बिक्री? क्या ये 1 जनवरी को की थी, क्या ये लास्ट डेट को की थी, या आपने किसी मिड ईयर में की थी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप इसको अलग अलग निकाल सकें, अलग अलग आप इनको हर दिन की सेल्स को अगर अलग अलग कन्वर्ट करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस केस में आपको करना क्या चाहिए, मान लो 1 जनवरी का इंडेक्स हो 240, ठीक है, और लास्ट डेट का, जिस डेट को आप अकाउंट बना रहे हो, मान लो 31 दिसंबर को बना रहे हो, उस डेट का मान लीजिए 280 है, तो आप सिंपली क्या करो, दोनों की एवरेज कर लो, दोनों को जोड़ा आपने 520 आ गया, 2 से डिवाइड किया 260 आ गया। तो अब आप 260 को बेस लेकर चलो, मीन्स अगर आपकी सेल्स है 15 लाख रुपए और इसकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, ईयर एंड में तो 280 इंडेक्स, ठीक है, लेकिन डिवाइड बाय अब 240 नहीं करना है, क्योंकि 240 होने का मतलब है कि सारी सेल्स 1 जनवरी को ही हो गई थी, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या कर देंगे, उसका एवरेज, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने लायक है, जो चीज़ थ्रू आउट द ईयर इक्वली बेस पर इनकर्ड हो रही होती है, वहाँ हम जो इंडेक्स, जो बेस ले रहे होते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, वो होता है इनका मिड पीरियड का या एवरेज, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ इसमें लिखी है कि मिड प्राइस या एवरेज प्राइस कन्वर्जन इज ऑल्सो यूज, और कहाँ यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया, आगे डिटेल में हम इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो अब ज़रा आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इस मेथड में हम करने क्या वाले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से समझ लें कि ये मेथड क्या बताता है। आइए, तो इस मेथड को पहली बात तो हम जनरल प्राइस लेवल जो है अकाउंटिंग, वर्तमान क्रय शक्ति विधि, जनरल प्राइस लेवल अकाउंटिंग या कॉमन रुपी अकाउंटिंग मेथड भी बोलते हैं,
ठीक है, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल जो इंडेक्स है उस पर बेस्ड है। ठीक है, और कॉमन रुपी अकाउंटिंग का मतलब सभी को हम जिस डेट को मान लो बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, मान लो 31 दिसंबर को बना रहे हैं, तो उस डेट को 1 रुपये की वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है ये शुरू कब हुआ, 1974 में शुरू हुआ था ये मेथड। ठीक है, और जो है ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया, इट वाज प्रोपाउंडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हल्की सी जानकारी लें, और इस मेथड में क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ऑल द आइटम्स, ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स आर कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू प्राइस लेवल यूजिंग जनरल प्राइस इंडेक्स। और जनरल प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम पब्लिश हो रहे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, और काम कैसे करता है वो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बता दिया था। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जो है इसका मेन समझ लीजिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ से शुरू होता है। जब हम CPP मेथड यूज कर रहे होते हैं तो हमारा काम सबसे पहला होता है कि जो भी हमारे पास आइटम्स है बैलेंस शीट्स में या प्रॉफिट एंड लॉस में, उन्हें हमें कैटेगराइज करना है दो कैटेगरी में, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अब ये मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक मदें और गैर मौद्रिक मदें। ठीक है, इनमें हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो पहले मैं आपको सरल सी भाषा में बता दूं कि मौद्रिक का मतलब क्या है। मौद्रिक का मतलब ये कि जिसके प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी भाई को उधार माल बेचा था और 5,000 रुपये का उधार माल बेचा था, ठीक है, और बोला था कि भाई तू 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर जाना। कितने रुपए की दे जाना, 6,000 रुपये। अगर 3 महीने के बाद महंगाई बढ़ जाए तो क्या आप उसको बोल सकते हो यार महंगाई बढ़ गई, एक काम कर 5,000 नहीं 5,500 रुपये दे जा। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो आपको 5,000 रुपये ही देने वाला है। ठीक है, तो 500 रुपये का बेशक ये आपको नुकसान हो गया कि ठीक है वहाँ 5,500 मिलने चाहिए थे लेकिन मिल रहे हैं आपको 5,000 ही, तो ठीक है 500 रुपये का आपको लॉस बियर करना पड़ रहा है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन 5,500 रुपये मिलने वाले नहीं हैं। बस यही मॉनेटरी असेट्स है कि वो असेट्स जो प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली जो बदलती नहीं हैं, जो जितना आपने कांटेक्ट कर लिया उतनी ही बनी रहेगी। अब आपने बैंक से लोन लिया था और बैंक से लोन लिया था 5 लाख रुपए का, उस पर इंटरेस्ट चुकाना है, इंटरेस्ट मान लो 10% चुकाना है, तो भाई अब चाहे महंगाई बढ़े घटे कुछ भी होती रहे, आपको जाहिर सी बात है 50,000 रुपये का ही तो ब्याज चुकाना है और 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल ही रिपेमेंट करना है। बैंक आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई अब 5 लाख की वैल्यू बढ़कर 6 लाख हो चुकी है तो भैया आप ऐसा करो मुझे लौटाते वक्त 6 लाख रुपए लौटा दो। वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आइटम्स ऐसी हों, ठीक है, जो प्राइस लेवल के बढ़ने घटने की एडजस्टमेंट हम उसमें नहीं कर सकते हो, अनअफेक्टेड रहें, उन्हें हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। यही मैंने लिखा है, आइटम्स रिमेन अनअफेक्टेड विद द प्राइस लेवल चेंजेस, उसे बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मॉनेटरी आइटम्स इज मेड एट प्री डिटरमाइंड रेट। जो मैंने अभी आपको बताया, जो आपने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, कॉन्टैक्टेड अमाउंट है, प्री डिटरमाइंड रेट है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको आपको मॉनेटरी आइटम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। बैलेंस शीट बनाते हैं तो नई बैलेंस शीट में भी जैसे अब जब आप कन्वर्टेड वैल्यू पर जब बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो अभी वो डेटर्स 50,000 का है तो नई वाली बैलेंस शीट में भी 50,000 का ही आएगा। हाँ, मशीन है उसको आप कन्वर्ट कर देंगे, मशीन की वैल्यू चेंज होगी, लैंड की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन डेटर्स हुआ, लोन हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, या आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये आइटम्स, या कैश है, कैश अब आपके पास 50,000 रुपये का रखा है तो 50,000 रुपये ही तो रहेगा, वो बढ़कर अपने आप 5,500 रुपये थोड़ी हो जाएगा। उसकी परचेज वैल्यू अगर परचेजिंग पावर चेंज हो गई तब भी वो आपके पास मॉनेटरी वैल्यू तो उसकी 50,000 रुपये ही रही ना। तो इसलिए इन आइटम्स को हम बोलते हैं मॉनेटरी आइटम्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन मॉनेटरी आइटम्स इसके अपोजिटली, जिसमें प्राइस की अकॉर्डिंगली
एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसके प्राइस को हम बदलते हैं। ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी आइटम्स जब है तो उस पर प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है। प्रॉफिट लॉस कैसे, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ नीचे दे भी रखा है, अगर आप इसको भी देखें कि आपने किसी को 1 लाख रुपए का माल उधार बेचा जो कि आपका डेटर है। ऑब्वियसली आपने अपनी बैलेंस शीट्स में 1 लाख रुपए का उसको दिखा रखा होगा। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, और इन्फ्लेशन आने के कारण वो वैल्यू आज की रेट में बढ़कर 1,10,000 रुपये हो गई है, तब भी डेटर्स तो आपको 1 लाख रुपए ही देने वाला है, ज़्यादा तो नहीं देने वाला, यानी कि आपको 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो मॉनेटरी असेट्स होती है, मॉनेटरी आइटम में जो मॉनेटरी असेट्स होती है उनके कारण तो लॉस होता है। डेटर्स आपकी असेट्स है, उससे लॉस हो रहा है। और जो मॉनेटरी लायबिलिटीज होती है उसमें प्रॉफिट होता है इन्फ्लेशन के केस में। कब? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो भाई लोन आपने 10 लाख का लिया था, अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो लोन की वैल्यू बढ़कर 15 लाख हो चुकी है। ठीक है, लेकिन आपको लौटाने कितने हैं? 10 लाख ही लौटाने हैं। तो ये जो वैल्यू बढ़ने के बाद भी आपको जितना कम या ज़्यादा लौटाना है या मिलना है, वही मॉनेटरी प्रॉफिट या लॉस कहलाती है। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में आप 10,000 रुपये का लॉस देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, ये मॉनेटरी लॉस और मॉनेटरी प्रॉफिट जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब ये CPP मेथड हम यूज़ करते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी लॉस। आप देख पा रहे होंगे मॉनेटरी लॉस लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉनेटरी लॉस किस पर होता है? मॉनेटरी लॉस होता है मॉनेटरी असेट्स पर, असेट्स आइटम पर। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, मॉनेटरी एसेट्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, शुरू में जो आपकी एसेट्स थी उसकी आप क्या करते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि वो वैल्यू कितने रुपए की थी। मान लीजिए वो वैल्यू थी 50,000 रुपये की, और जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आज इंडेक्स की वैल्यू मान लो बढ़कर 400 हो गई है। ठीक है, लेकिन जब आपने शुरू में उस टाइम बेचा था माल, उस टाइम वो इंडेक्स वैल्यू मात्र 200 थी। ठीक है, तो आज इसकी वैल्यू होनी कितनी चाहिए? आज इसकी वैल्यू 50,000 के बजाय 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन दिखा कितने की रखी होगी? 50,000 की दिखा रखी होगी। ठीक है ना, तो इसी कारण से फिर लॉस होगा आपको। ठीक है, तो अब ये वैल्यू होनी चाहिए भाई 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपए हम यहाँ दिखाएंगे कि भाई ये वैल्यू 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये मान लो ये तो डेटर्स थे शुरू में जो 50,000 थे, अब वर्ष के अंत में डेटर्स हो चुके हैं 70,000। ठीक है, शुरू में कितने थे? 50,000। तो अब कितने बढ़े वर्ष के दौरान? 20,000। अब ये मुझे कौन बताएगा भाई ये 20,000 कौन सी रेट को बढ़े? अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, थ्रू आउट द ईयर बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ हम 20,000 रुपये के लिए क्या कर लेंगे, जब इसका इंडेक्स वैल्यू लेंगे तो 20,000, आज का इंडेक्स 400 मान लो हमने ज्यूम किया हुआ है, और नीचे अब डिवाइड करने की जो बात है, तो अभी मैंने जैसा कि बताया था भाई ओपनिंग मान लो 200 है, क्लोजिंग है 400, तो दोनों की एवरेज कर लो भाई कितनी? 300। तो जो ड्यूरिंग द पीरियड एडिशन हो रहा है वहाँ हम एवरेज ले लेंगे, वही इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें। तो एडिशन ड्यूरिंग द बिजनेस जो हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इन बिजनेस, तो अमाउंट ऑफ एडिशनल असेट्स, इंडेक्स नंबर एट क्लोजिंग, क्लोजिंग देख पा रहे हो, नीचे आप देखिए गौर से एवरेज इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट डेट को कोई अगर ऐड हुआ हो, मान लीजिए कोई डेटर्स नए इनकर्ड हुए और आपको डेट साफ साफ पता है भाई आज 31 तारीख को ही आए हैं, तो ठीक है, उनकी तो वैल्यू अगर आप करेंगे भाई वो वैल्यू मान लो 20,000 है, तो 20,000 गुना 400, और आए कब है? 400 के, तो ये वैल्यू तो 400 ही रहेगी। तो उस वैल्यू को आप एज इट इज़ भी इसमें दिखा सकते हैं। तो ये तो होगी जो उनकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए थी। अब एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? एक्चुअल में तो भाई वैल्यू उतनी है जो बैलेंस शीट में दिखा रखी है। मान लो 70,000 है तो 70,000 रुपये दिखा रखे, तो मान लो ये वैल्यू बढ़कर होनी तो चाहिए थी भाई 1,50,000, लेकिन आज वैल्यू है 80,000, तो 70,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉनेटरी लॉस। ऐसे ही हम निकालेंगे मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी गेन कैसे निकाला जाएगा? मॉनेटरी गेन के लिए, मॉनेटरी गेन किस पर होता है? लायबिलिटीज़ पर होता है। ठीक है, तो आपकी जो मॉनेटरी लायबिलिटीज़ मान लो क्रेडिटर्स हैं,
अब उसको 50,000 रुपये चुकाने, तो ओबियसली अब 50,000 रुपये ही चुकाएंगे। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू बढ़कर 60,000 भी हो जाती है तब भी आपको चुकाने तो 50,000 ही है। ठीक है, तो डेटर्स मान लो शुरू में थे 50,000, अब हो गए हैं 80,000। वर्ष के दौरान आपने कुछ और भी परचेज करी है, तो इस 50,000 रुपये को तो कैसे इंडेक्स करोगे? 50,000 मान लो मैं वही एग्जांपल लूँ तो गुना 400 डिवाइड बाय ओपनिंग कितना था 200, तो भाई 50,000 की तो वैल्यू बढ़कर हो जाती है कितनी? 1,00,000। अच्छा, वर्ष के दौरान खरीदे कितने, नई परचेज कितनी हुई है? 30,000 रुपये की। अब ये वर्ष के दौरान होती रहेगी तो 30,000 गुना 400 और डिवाइड बाय इनका एवरेज। ठीक है, कितना हो गया? ये 300 हो गया। 300 इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? ये टोटल वैल्यू आती है 1,40,000। अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन बुक्स में दिखा कितने के रखे होंगे? वो मात्र 80,000 रुपये के। तो 60,000 रुपये का आपको क्या हो गया? बेनिफिट, नेट बेनिफिट। ठीक है, अब नेट लॉस कैसे निकालेंगे, नेट गेन या लॉस? तो अभी आपने असेट्स पर तो निकाला मॉनेटरी लॉस, ठीक है, और असेट्स लायबिलिटीज़ पर निकाला मॉनेटरी गेन। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट लॉस या गेन। वही मैंने लिखा हुआ, नाउ द मॉनेटरी गेन और लॉस कैन बी कंप्यूटेड बाय सब्सट्रैक्टेड ए फ्रॉम बी। देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेट मॉनेटरी गेन कैसे आएगा कि आप नेट गेन में से लॉस को घटा दीजिए, जो डिफरेंस होगा वो आपके पास नेट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल को देखिए आप ध्यान से। कैश और बैंक बैलेंस ये सब मॉनेटरी एसेट्स है, मॉनेटरी आइटम्स है। तो ये 25,000 था और अभी भी ये 25,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। डेटर्स 50 से 70,000 हो रहे हैं, क्रेडिटर्स 20 से 25,000 और लोन 10 से 13,000। ठीक है, अभी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखो, ओपनिंग है 200, क्लोजिंग है 300 और एवरेज नहीं भी दे रखा होता तो हम कर लेते 250। ठीक है, अब ज़रा देखो, मॉनेटरी लॉस किस किस पर निकलेगा? असेट्स पर निकलेगा, यानी कि कैश एट बैंक एंड डेटर्स पर तो निकलेगा मॉनेटरी लॉस, और क्रेडिटर्स और लोन पर निकलेगा मॉनेटरी गेन, और दोनों का जो अंतर होगा वो नेट मॉनेटरी गेन या जो है लॉस होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अब ज़रा इसको गौर से देखिए और समझिए। कैश 25,000 रुपये था, अभी भी 25,000 ही है, ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं हुआ, तो 25,000 ओपनिंग। ठीक है, 25,000 क्लोजिंग इंडेक्स कितना है? 300। ठीक है, और ओपनिंग इंडेक्स कितना था? 200। तो ये हो गया 37,500। ठीक है, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। डेटर्स का आप देखिए, डेटर्स अभी मैं फिर से दिखाऊँ आपको। डेटर्स आप देखिए, पहले तो थे 50,000 और फिर 20,000 रुपये के और बढ़ गए हैं, 70,000 हो गए। अब इसको ध्यान से देखिए। डेटर्स 50,000 जो शुरू में थे उसके लिए तो इंडेक्स वैल्यू कैसे निकाली? क्लोजिंग 300 डिवाइड बाय जितने ओपनिंग वैल्यू थी 200, तो ये 75,000 हो गया। अब जो 50 से बढ़कर 70,000 हुए हैं, तो जो 20,000 रुपये के जो एडिशनल डेटर्स आए, ठीक है, 20,000 के डेटर्स, उनको गुना तो देखो वही 300 से किया हुआ है, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज से। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू 20,000 रुपये की वैल्यू बढ़कर ऑन एन एवरेज आती है 24,000। तो टोटल आपके पास असेट्स जो है, जो मॉनेटरी असेट्स जिनको कहें, उनकी आज वैल्यू होनी कितनी चाहिए? आज उनकी वैल्यू होनी चाहिए 1,36,500, देख पा रहे होंगे। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में दिखा कितने की रखी होगी? दिखा रखी है, आप ये देखिए हमारी बैलेंस शीट में तो 25,000 रुपये का कैश और वही 70,000 रुपये का डेटर्स, 95,000 रुपये की दिखा रखी होगी वो। ठीक है, तो वैल्यू होनी कितनी चाहिए? 1,36,500, जबकि दिखा कितने की रखी है? ये मिलेंगे कितने एक्चुअल में? 95,000 ही मिलेंगे एक्चुअल में। तो ये 41,500 का हो गया हमें लॉस। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे मॉनेटरी गेन। गेन किस पर निकलेगा? मॉनेटरी गेन निकलेगा आपका किस पर? आपकी इन लायबिलिटीज़ पर, क्रेडिटर्स पर जो 20 और 25 दे रखे हैं, लोन जो 10 और 13। ठीक है, तो पहले हम काम करते हैं क्रेडिटर्स पर। 20,000 ओपनिंग वाले गुना 300 बटे 200। ठीक है, क्लोजिंग डिवाइड बाय ओपनिंग। और जो बढ़ा 20 से बढ़कर कितने के हो गए? 20 से बढ़कर हो गए हैं डेटर्स, एक मिनट, क्रेडिटर्स 20 से बढ़कर कितने के हो गए हैं? 25,000 रुपये के। तो 5,000 रुपये के लिए
और आपको दिखाना है। 5000 के लिए कहाँ कर रखी है एडजस्टमेंट, इसमें ये कर रखी है आप यहाँ देखिए, इसमें इकट्ठी कर दी, आप अलग अलग करें। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने रुपए से बढ़े, 5000 रुपये से बढ़े, मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई एवरेज कितना आ रहा था, एवरेज था इनका 250। ठीक है, तो ये हो गया भाई 220 सॉरी, तो ये 6000 और आएगा, 30,000 और इसके नीचे आएगा 6000। ठीक है, आप इस तरह से अलग अलग कर लें। अब इसी तरह से लोन का किया हुआ है 10,000। ठीक है, 10,000 जो शुरू में था गुना 300 बटे 200, 15,000 हो गया। ठीक है, और लोन में कितना चेंज हुआ है, लोन में चेंज हुआ है भाई 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये की अलग से इंडेक्स। अब यहाँ क्या किया है, यहाँ 3, 5 और 3, 5,000 रुपये के तो क्रेडिटर्स बढ़े, 3,000 रुपये के लोन बढ़े, तो 8,000 रुपये का इकट्ठा इंडेक्स कर दिया है। ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। बाकी आप इसको अलग अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो भाई ये आपके पास क्या आ गया, मॉनेटरी लायबिलिटीज़ एक्चुअल में है कितनी, 25 और 13, 38,000 रुपये की। चुकाने कितने की है, 38,000 रुपये की, जबकि वैल्यू बनती कितनी है उनकी, 54,600। तो कितना कम चुकाना है, 16,600। तो ये आपका हो गया मॉनेटरी गेन। अब नेट मॉनेटरी गेन या लॉस कितना हुआ, मॉनेटरी जो गेन हो रहा है वो तो 16,600 का और लॉस हो रहा है 41,500 का, तो नेट आपको मॉनेटरी लॉस है 24,900 रुपये का। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, CPP की एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो इसमें यूज होती है कि मॉनेटरी असेट्स और उस पर मॉनेटरी गेन लॉस किस तरह से निकाला जाता है। अब बात करते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स की। तो इस पर किसी तरह का मॉनेटरी गेन या लॉस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि इनकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। भाई लैंड जब 1,00,000 रुपए की है, ठीक है, तो 1,00,000 रुपये, आज इंडेक्स 250 होना चाहिए, उस टाइम इंडेक्स मान लो 100 था, तो अपने आप ही जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें 2,50,000 रुपये की दिखाएंगे। वहाँ तो हम उसको 1,00,000 रुपये की ही दिखा रहे थे ना डेटर्स को, इसलिए उस डिफरेंस को हमने लॉस मान लिया था। लेकिन यहाँ लॉस नहीं होगा, यहाँ उस लैंड को नए मूल्य पर दिखा देंगे, इसलिए कोई मॉनेटरी गेन लॉस नहीं होना। ठीक है, यहाँ जस्ट उसको उसकी रिवाइज वैल्यू पर दिखाना है। तो दीज असेट्स लायबिलिटीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सो देयर वुड बी नाइदर एनी मॉनेटरी गेन नॉर एनी लॉस ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशंस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेंट्री, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू करंट प्राइस यूजिंग इंडेक्स जो आपके जनरल परचेजिंग पावर में होते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात ये ध्यान रखने योग्य है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो जो कुछ लास्ट में बचा, चाहे वो सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, वो उन्हीं का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो शेयर होल्डर्स फंड है वो एक तरह से बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिया जाता है। तो इसको ना हम मॉनेटरी एसेट्स में शामिल करते हैं, ना हम इसको मॉनेटरी आइटम में शामिल करते हैं, ना इसको नॉन मॉनेटरी आइटम में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली अब आप आगे बढ़ें। तो इसमें हमें मेन एडजस्टमेंट किस में करनी पड़ेगी, जो आपकी इन्वेंट्री है, ध्यान रखिए इन्वेंट्री इज ए नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, क्योंकि माल जो है, स्टॉक जो है आपका, वो क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ मैंने देखिए मेंशन भी किया हुआ है, लैंड के साथ साथ आपको इन्वेंट्री नज़र आ रहा होगा। तो इन्वेंट्री इज ऑल्सो ए नॉन मॉनेटरी आइटम, क्योंकि इन्वेंट्री का मूल्य हम मानेंगे कि चेंज हो जाएगा। आज मेरा स्टॉक 1,00,000 रुपये का है, तो प्राइस लेवल अगर चेंज हो गया है तो बढ़े हुए प्राइस लेवल के हिसाब से वो बढ़े हुए प्राइस लेवल पर ही उसको बेचना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको उसके रिवाइज वैल्यू पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब किस तरह से हम इसमें काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें निकालनी पड़ती है कि जितने रुपए का माल बेचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो हमें निकालनी होती है, और उसके लिए लीफो, फीफो, एवरेज जो भी मेथड है वो हम यूज कर सकते हैं। अब कन्वर्जन फैक्टर किस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर आपने यूज़ किया तो ओपनिंग स्टॉक के लिए कन्वर्जन फैक्टर कैसे लोगे, थोड़ी देर के लिए समझो। मान लो ओपनिंग इंडेक्स फैक्टर है 300, ठीक है, और ये ऐसा करो, ओपनिंग इंडेक्स फैक्टर है मान लो 200 और क्लोजिंग इंडेक्स फैक्टर है मान लो 300, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 250। अब ओपनिंग स्टॉक अगर आप यूज कर रहे हैं, मान लो 50,000 रुपये का आपने ओपनिंग स्टॉक यूज किया,
तब तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड बाई ओपनिंग वाला, क्योंकि ओपनिंग वाला तो शुरू में था। और अगर आपने परचेज की है और परचेज वाला आपने यूज किया है, परचेज जो आपने फ्रेश परचेज की उसमें से माल आज आपने यूज किया, तो उसकी वैल्यू निकालनी हो, मान लो 1,50,000 हो वो, तो मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड किससे करोगे। अब परचेज तो थ्रू आउट द ईयर होती रही होगी ना भाई, ठीक है, हम मानेंगे साल भर परचेज हो ही रही होगी, तो इसलिए उसको डिवाइड करेंगे 250 से। बस यही बात ध्यान रखनी है, 200 से उसको डिवाइड नहीं करना, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के केस में तो इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन का इंडेक्स क्या था 300, और डिवाइड बाय इंडेक्स एट द बिगिनिंग कितना था 200, उससे मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से। और परचेज के केस में इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन दिख रहा है, यानी कि 300, और डिवाइड किससे करना है, एवरेज इंडेक्स यानी कि 250 से, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। समझिए इसको, सीधे एक एग्जाम्पल पर आते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे फीफो से बोला हुआ है, लेकिन मैं आपको लीफो फीफो दोनों से करवाता हूँ आपको, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं इसमें। अब देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 1 अप्रैल 2014 को 1,00,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक फिर 31 मार्च 2015 को बचा 1,20,000 रुपये का, देख पा रहे हैं। और परचेज जो आपने ड्यूरिंग द ईयर की है वो 3,00,000 रुपये की। ये आपके प्राइस इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर, जो ओपनिंग वाला 200 है, क्लोजिंग वाला 250 और एवरेज है 225, जब दोनों का एवरेज करेंगे, ठीक है। तो इसको फीफो से और लीफो से हमें क्या काम करना है, एक तो हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल कर दो भाई, ठीक है, और एक हमें निकाल कर दो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, इसका वैल्यूएशन करके बताओ। अब ये वैल्यूएशन किस तरह से करें, आप देखो इसके सॉल्यूशन में मत देखो, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, आप इसमें बाद में देखें। अभी जो मैंने आपको समझाया हुआ पहले आप वो समझें, ठीक है। सिंपली मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाह रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग कैसे निकालते हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो था वो प्लस परचेज जोड़ दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,00,000 रुपये, परचेज कितना हुआ 3,00,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ 1,20,000 का। तो कुल मिलाकर कितना माल आपने यूज़ किया, 2,80,000 रुपये का माल आपने यूज किया, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है ये 1,20,000 रुपये का दे रखा है। अब समझो अगर फीफो मेथड हम लगा रहे होते हैं, फीफो का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि भाई जो हमने जो 2,80,000 रुपये का माल यूज किया है, इसमें से जो पहले ओपनिंग स्टॉक वाला माल था वो तो हमने यूज किया होगा, बाकी हमने जो निकाला होगा कहाँ से, परचेज में। तो आपको समझाने के लिए मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 2,80,000 है, तो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो कितना यूज हुआ 1,00,000, जो ओपनिंग स्टॉक वाला था 1,00,000 वो तो हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया, और बाकी 1,80,000 रुपये कहाँ से निकाले, जो परचेज की थी उसमें से 1,80,000 रुपये। तो अब जब मुझे इनकी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूँ, 1,00,000 रुपये जो ओपनिंग वाले यूज हुए उसकी तो इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1,00,000 गुना हमारा क्लोजिंग इंडेक्स कितना है 250 डिवाइड बाय जो ओपनिंग इंडेक्स कितना था 200, वही मैंने किया है, यानी कि इसकी इंडेक्स वैल्यू आती है 1,25,000। और जो आपने 1,80,000 रुपये का यूज किया परचेज में से, उसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1,80,000 गुना 250। अब भाई ये आपने परचेज तो थ्रू आउट द ईयर लगातार करते रहे होंगे ना, इसलिए इसको डिवाइड किया है फिर 225 से। तो ये इंडेक्स वैल्यू आती है कितनी, 3,00,000 जो है 2,00,000 रुपये, और ये 1,25,000। तो कुल मिलाकर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया 3,25,000 रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक भाई अब कहाँ से बचा होगा, आपके पास 2 माल थे, एक तो ओपनिंग वाला और एक जो आपने ख़रीदा वो। अब ये 1,20,000 रुपये कहाँ से बचा, जब ये वाला तो सारा आपने यूज कर ही दिया, तो जो 1,20,000 बचा वो कहाँ से बचा होगा, आउट ऑफ परचेज बचा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दो भाई। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखिए 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000 रुपये आपको दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई इसको 225 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये बच रहा है आउट ऑफ परचेज में से, और परचेज साल भर होती रही होगी। तो यहाँ हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1,33,333, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है वो 3,25,000 रुपया है, ठीक है।
तो अब हमें जब प्रॉफिट निकालना होगा तो सेल्स में से हम ये वाले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे, तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिखाएंगे, 1,33,333। ठीक है, आप अगर देखें तो वही चीज़ यहाँ भी की हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो जिस तरह से मैंने किया हुआ ये शायद आपके लिए ज़्यादा सिंपली समझ में आने लायक है, आप इसको फॉलो कर लें। अब मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं करूँ अलग क्वेश्चन लेने के बजाय लीफो से, तो लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में आया भाई वो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो जो 2,80,000 रुपये का आपने स्टॉक यूज़ किया उसमें से पहले हम कहाँ से लेंगे, ताज़ा वाला माल, नया वाला, यानी कि परचेज में से यूज करेंगे 2,80,000। फिर अगर मान लो परचेज हमने सिर्फ 2 लाख की करी होती तो बाकी 80,000 रुपये कहाँ से लेते, ओपनिंग से। लेकिन हमने तो परचेज 3 लाख रुपए की कर रखी है, तो सारा का सारा जो माल है वो कहाँ से यूज हो जाएगा, केवल परचेज में से ही। ओपनिंग स्टॉक का हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2,80,000 रुपये और ये 250 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, डिवाइड 225 से क्यों हुआ, क्योंकि सारा का सारा कहाँ से यूज हो रहा है, आउट ऑफ परचेज में से। तो 3,11,111। अब अगर लीफो से हम चल रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 3,11,111 रुपये आती है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करें। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, कहाँ से बचेगा, ज़रा वो भी समझो। क्लोजिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक में तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो 1,00,000 रुपये जो ओपनिंग स्टॉक वाली थी वो तो एज इट इज़ बची रही है। और परचेज हमने कितनी की थी, 3 लाख की, उसमें से यूज कितना हुआ है, 2,80,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये परचेज में से बच रहे होंगे। बस उसी की इंडेक्स वैल्यू मैंने कर दी कि क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपये का हो गया, कि 20,000 रुपये जो परचेज में से बच रहा है वो तो 250 बटे 225, और 1,00,000 जो ओपनिंग स्टॉक वाला बच रहा है वो गुना 250 बटे 200। तो कुल मिलाकर ये वैल्यू आती है 1,47,222। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ नई बात कुछ नहीं है, सिर्फ इंडेक्स का चुनाव करना है और वो इंडेक्स किस तरह से काम करता है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल लंबे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, यहाँ पॉसिबल भी नहीं है वीडियो लेक्चर में तो इनको कराना। तो अब आपको शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि इस मेथड में हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो सेल्स है, ठीक है, उसकी भी इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं। सेल्स का हम एक और भी नाम देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखा भी हुआ है मैंने। तो मान लो आपकी सेल्स हुई 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की सेल्स 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हो रही होगी, लगातार थ्रू आउट द ईयर हो रही होगी। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कर लीजिए भाई। इंडेक्स वैल्यू कैसे करेंगे, मान लो क्लोजिंग इंडेक्स है 300, ओपनिंग वाला था, ओपनिंग वाला था मान लो 200, ठीक है, क्लोजिंग वाला है 300, तो एवरेज कितना हो गया, 250। तो सेल्स को भी एवरेज वाले इंडेक्स से डिवाइड करना है क्योंकि साल भर चल रही होगी। ठीक है, तो गुना 300 बटे 250 करके ये इंडेक्स वैल्यू सेल्स की आप लिख लें। मैंने लिखी हुई है सेल्स मल्टीप्लाई, ध्यान से आप देखिए अगर रीडेबल है तो प्राइस इंडेक्स क्लोजिंग और एवरेज प्राइस इंडेक्स से डिवाइड किया हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ लिख दो। अब इसके बाद इसमें से क्या घटाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए अभी अभी हमने बताया बेस्ड ऑन लीफ ऑफ FIFO, तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब अभी जो पिछले एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया उस तरह से आप इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो और इसमें से जब ये घटाएंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपके बाकी खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनको घटाओ। तो एक्सपेंसेस भी इस तरह के नेचर के होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर इनकर्ड हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं लगातार। तो जैसे कि एक्सपेंसेस जो भी आपने लिखा, मान लो रेंट आपने लिखा थ्रू आउट द ईयर चल रहा होगा, सैलरी आपने लिखी भाई साल भर चल रही होगी लगातार, तो उसको क्लोजिंग इंडेक्स से डिवाइड कर देना और एवरेज से, जो भी चीज़ साल भर चल रही है उसको एवरेज वाले से डिवाइड करना है। तो ये करके आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी इसमें से घटा देंगे। इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है, मैंने यहाँ इसमें मेंशन भी करी है इसीलिए कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन अमूमन हम किस तरह से लगाते हैं कि जो असेट्स की शुरू में जो वैल्यू थी, मान लो 1 जनवरी को हमारी बिल्डिंग थी 5 लाख रुपए की और मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, तो मैंने कितना रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया, 50,000। तो ये तो मैंने कब लगा दिया, 1 जनवरी को ही लगा दिया था। ठीक है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन के केस में थोड़ा सा चेंज होगा। डेप्रिसिएशन के केस में
जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया, मान लो 50,000 गुना क्लोजिंग इंडेक्स और डिवाइड बाई ओपनिंग इंडेक्स, क्योंकि आपने शुरू में ही लगा दिया होगा इसलिए यहाँ एवरेज नहीं, यहाँ ओपनिंग इंडेक्स लिया जाएगा। ठीक है। और इंटरेस्ट जबकि एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना हो तो ध्यान रखना इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है कि जितना फिक्स कर दिया उतना ही देना है। भाई आपने 6 लाख का लोन, 10% उस पर ब्याज देना है तो 60,000 रुपये ही देना है। महंगाई बढ़ती घटती रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसकी मॉनेटरी जो प्रॉफिट गेन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हम कर ही लेते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, मैंने लिखा भी हुआ है नो इंडेक्सिंग फॉर इंटरेस्ट। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो नो इंडेक्सिंग फॉर इंटरेस्ट या इस तरह के और जो भी फिक्स खर्चे हों उनके लिए किसी तरह की इंडेक्सिंग आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो ये भाई आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। हाँ सॉरी, ये जो सारे ऑपरेटिंग खर्चे आप घटा देंगे, और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम भी आपको मिली है कमीशन वगैरह के रूप में तो उसको भी आप ऐसे ही इंडेक्स कर लो, यानी कि वो इनकम मल्टीप्लाई क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाई एवरेज इंडेक्स। एवरेज, क्योंकि ये भी साल भर मिल रही होगी, कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डे आपको मिली होगी। ठीक है। तो ऐसी कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो वो आप इसमें ऐड कर दो, खर्चे घटा दो एवरेज बेस पर और इनकम जोड़ दो, तो यहाँ से आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, इसमें जो आपने नेट अभी मॉनेटरी गेन या लॉस निकाला था, तो अगर मॉनेटरी गेन है तो ऐड हो जाएगा और मॉनेटरी लॉस है तो लेस हो जाएगा। तो ऐड ऑब्लिक लेस नेट प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम मॉनेटरी आइटम्स, जो ये भी मैंने यहाँ लिखा है ऑलरेडी डिस्कस, जो मैंने अभी आपको बताया अभी जिस तरह से समझाया था, तो उससे जो नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको आप इसमें और एडजस्ट कर दो, तो यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ठीक है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इस मेथड में प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। और बैलेंस शीट्स किस तरह से बनेंगे, बैलेंस शीट्स का भी देखिए लंबा चौड़ा फॉर्मेट था, मैंने आपके लिए सिंपल बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले एस्पेक्ट में ही आपको समझा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही। तो यहाँ लायबिलिटीज और कैपिटल होती है, यहाँ आपकी असेट्स होती है। तो अब आप देखो असेट्स में से वो आइटम जो मॉनेटरी है, लाइक कैश का तो आप क्या करो कि एक्चुअल आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट, और जो एक्चुअल कैश बैलेंस है वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसी तरह से ऑल मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है, मॉनेटरी आइटम मान लो जैसे कि डेटर्स है, डेटर्स 50,000 रुपये के थे, 50,000 रुपये का ही दिखाओ, उसका प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। हाँ, जो नॉन मॉनेटरी आइटम है, बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, उनको आप इंडेक्स करके दिखाओ। ठीक है, कि भाई जब खरीदी थी कितने की खरीदी थी, 5 लाख की, उस टाइम इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, उस टाइम आज इंडेक्स वैल्यू 500 है, उस टाइम इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, 200 थी। ठीक है, इससे डिवाइड करके ये एडजस्टेड वैल्यू आप यहाँ पर दिखाएंगे। सेम यही चीज़ लायबिलिटीज़ के लिए। तो ऑल मॉनेटरी आइटम्स जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उनको तो एज इट इज़ दिखाना है जितने की थी। कोई नॉन मॉनेटरी आइटम वैसे होती नहीं है लायबिलिटीज़ में, पर अगर कोई हो तो उसको आप इंडेक्स करके दिखा देना। ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो फिर हमारा शेयर होल्डर फंड मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप ये बैलेंस शीट्स इसमें बना सकते हैं। तो आई थिंक मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। तो पहला इसमें लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ रबर लाइक बिहेवियर। रबड़ मतलब जैसे कि स्ट्रेचेबल, भाई मुद्रा है, पैसा है, उसको उसमें देखिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में, ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में मुद्रा की वैल्यू सिकुड़ जाती है, मुद्रा का अपना मूल्य कम हो जाता है, डिफ्लेशन में उसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे जो चेंजेज आते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम प्राइस लेवल इंडेक्स के द्वारा। ठीक है। फिर हम कंपेरेबल बना सकते हैं फिगर्स को। ठीक है, क्योंकि सभी को हम एक ही पर्टिकुलर डेट के इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे फिगर्स ईजिली कंपेरेबल हो जाती है। फिर कॉस्ट और रेवेन्यू, वैसे कॉस्ट अलग टाइम पर इनकर्ड हो रही है, रेवेन्यू अलग टाइम पर हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम इंडेक्स वैल्यू लेकर चलते हैं तो सभी की इंडेक्स वैल्यू उसी लास्ट डेट के अकॉर्डिंगली चेंज कर दी जाती है। तो इससे ईजिली कंपेरेबल हम बना सकते हैं इनको। और आपकी मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसको अच्छे से मापा जा सकता है कि एक्चुअल में आपने कितना प्रॉफिट, जो रुपीज़ की परचेजिंग पावर को ध्यान में रखते हुए आपने कितना प्रॉफिट
अर्न किया, रियल प्रॉफिट कितना अर्न किया उसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भाई ये बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि सभी एसेट्स लायबिलिटीज़ को हम प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। क्या सभी चेंज होती है? अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आज की डेट में आप लोग शायद ये वीडियो भी हो सकता है किसी स्मार्टफोन में ही देख रहे हो, ठीक है। आज से आप अगर 10 साल पहले अगर चले जाएं तो आपके जो ब्लैक एंड जो वाइट जो स्क्रीन वाला जो फ़ोन था उसकी वैल्यू लगभग 5,000 रुपये हुआ करते थे, ठीक है। आज की डेट में हो सकता है, सॉरी 5 लाख लिख दिया मैंने, 5,000 रुपीज़ हुआ करते थे लगभग, ठीक है। आज आपको 5,000 रुपये में तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो क्या सभी की वैल्यू एक ही अकॉर्डिंगली चेंज होती है, बढ़ती है घटती है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो सभी एसेट्स एक ही डायरेक्शन में चेंज नहीं होती, इसलिए सभी के लिए एक तरह का डंडा यूज़ करना, एक तरह का ब्लैंकेट रेट यूज़ करना ठीक नहीं है। फिर टेक्निकल डिफ़िकल्टी जाती है, भाई कौन सा इंडेक्स वैल्यू यूज़ करें, कई तरह की इंडेक्स वैल्यू यूज होती है। फिर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स में उसको क्लासीफाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। समझने में समस्या आती है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, अभी आपने देखा होगा कि पहले सारी एसेट्स को अलग अलग डिवाइड करो, मॉनेटरी में, नॉन मॉनेटरी में, सबके लिए अलग अलग इंडेक्स वैल्यू सेलेक्ट करो। तो जितना ये आसान सुनने में लग रहा होगा, प्रैक्टिकली करते हैं तो थोड़ा सा ही इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। फिर एक बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, और एक फिर हम उसको एडजस्ट करके बना रहे हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स हो जाता है और उसकी वजह से जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और जाहिर सी बात है, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, जब डबल हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए आपके जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है वो तो आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जो आपको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, या कंपलसरी जो आपको खाते बनाने हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बनाने हैं। गवर्नमेंट द्वारा मान्य खाते वही हैं, वो तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, वो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। तो अगर अब आप इसको भी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, तो आपके लिए कॉस्टली साबित होता है। तो आई थिंक ये CPP मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो दोनों मेथड है आपके, करंट कॉस्ट असेट्स, करंट कॉस्ट जो अकाउंटिंग मेथड, ठीक है, और जो दोनों का मिक्सचर मेथड है, हाइब्रिड मेथड, उन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। तो आप इसको एक बार इसको अच्छे से करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।